This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। व्यापारी की हत्या कर नदी में फेंका शव, चेहरे पर गहरे जख्म के निशान। परिजनों ने जताई साथियों पर हत्या की आशंका। महिला के घर में घुसे एक युवक की पीट कर हत्या, पुलिस कर रही है मामले की जांच। और मुजफ्फरपुर में आधा दर्जन थानेदार का तबादला, क्राइम कंट्रोल को लेकर एसएसपी का बड़ा एक्शन। मुजफ्फरपुर बोछा प्रखंड के गढ़ा थाना क्षेत्र के भूसानी गांव में सोमवार की सुबह एक व्यापारी का शव नदी में उबलता मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 42 वर्षीय मुकेश कुमार शाह के रूप में हुई है, जो मौना भूसाही गांव के रहने वाले थे और स्थानीय स्तर पर कई व्यवसायों से जुड़े हुए थे। वह अनाज की खरीद बिक्री और पेट्रोल पंप संचालन जैसे व्यवसाय करते थे। परिजनों के अनुसार मुकेश कुमार रविवार की सुबह घर से बाजार के लिए निकले थे, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटे। पूरे दिन परिजन उन्हें खोजते रहे, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। इस संबंध में देर शाम गढ़ा थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन अगले ही दिन सोमवार की सुबह ग्रामीणों ने भूसाही नदी के पास एक शव को देखा, जो बाद में मुकेश कुमार का निकला। सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। मृतक के शरीर विशेषकर चेहरे पर गहरे जख्म के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। आशंका है कि हत्या कर शव को भूसाही पुल के नीचे नदी में फेंक दिया गया। शव उनके घर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर बरामद हुआ है। परिजनों का आरोप है कि मुकेश की हत्या उनके व्यापारी साझेदारों या जान पहचान वालों ने ही की है। घटना की सूचना मिलने पर गढ़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया गया। घटना के बाद से मृतक के परिवार का बुरा हाल है। डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि हत्या एवं आत्महत्या दोनों ही बिंदुओं पर जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि मृतक पर काफी कर्ज था, उन सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है। सुबह 4 बजे निकले साइकिल से, पर मार्केट पे आने के बाद कोई इंसान मतलब उनको बाइक पे बैठा के ले गए। साइकिल का भी नहीं पता चला और इंसान का भी नहीं पता चला। उसके बाद आज सुबह में पता चला कि नदी में मार के फेंक दिया गया। हाँ, थाने में आवेदन दिए थे गुमशुदा का भी, अपहरण का भी, दोनों का दिए। प्रशासन से कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आज लाश मिलने के बाद 2 घंटे के बाद प्रशासन को कॉल करने के बाद 2 घंटे के बाद प्रशासन आया गया है। 1 किलोमीटर वहाँ से 1 किलोमीटर दूरी है, क्योंकि थाना से 1 किलोमीटर दूरी है। हाँ, और 2 घंटे के बाद प्रशासन वहाँ पहुँचा। हाईवे पे वहाँ पे खड़ा था प्रशासन, फिर भी वहाँ पे नहीं पहुँचा। ये जो मृतक व्यक्ति है क्या उम्र रही होगी उनकी? 36 साल उम्र। कहाँ के रहने वाले थे? भगवानपुर पहुँचा, टोला मोहना भूसानी। अच्छा, पहले से कोई दुश्मनी था किसी से? पहले से कुछ दुश्मनी तो नहीं बता सकते हैं। हाँ। मगर इसमें पार्टनर का हाथ। अच्छा, किसी पे शक है जी? क्या नाम है उनका? उनका पार्टनर जो है मुर्गा फार्म में रहते हैं, 3 आदमी है, 4 आदमी जो है। हाँ, वही पार्टनर पे शक है। हाँ, और उसका जो स्टाफ है उसमें एक औरत का भी हाथ। अच्छा, कल आवेदन जो दिए थे आप थाना में, उसमें वो लोगों का जिक्र किए हैं? जी, प्रशासन में कहा गया था कि उसको उठाने के लिए मैं प्रशासन गया और नहीं खोज के ला पाया। अच्छा, ये पार्टनर क्या काम करते थे? ये व्यापारी गल्ला व्यवसाय का काम करते हैं और खाद का भी काम करते हैं और अंडा फार्म भी है। कहाँ के रहने वाले थे? भूसाही भगवानपुर। और जो पार्टनर थे वो कहाँ के रहने वाले थे? मुजफ्फरपुर की है।
अच्छा, कैसे हत्या हुआ, क्या शक लग रहा है आपको? मार के मतलब कोई बेरहमी से उनको पीटा, उसके बाद लाके नदी में फेंक दिया नदी में फेंक दिया, कौन सा जगह नदी में? शाही नदी है। भुसाई नदी है। एक मामला संज्ञान में आया गरहा में, जिसमें मुकेश कुमार जो करीब 40 वर्ष के हैं, उनकी डेड बॉडी सुबह आज मिली है, जिसमें कल मिसिंग का कंप्लेंट भी परिजनों के द्वारा कराया गया था। तो कल ही हमने इसका फुटेज निकाला था और उनके सीडीआर को भी हमने भेज दिया था निकलने के लिए। तो ऐसा अभी प्रथम दृष्टया यही प्रतीत हो रहा है कि मॉर्निंग में करीब 4 बजे सुबह वो अपना मोबाइल रिचार्ज करके और 3-4 लोगों को फ़ोन किए हैं और उसके बाद अपने साइकिल को लेकर वो कहीं निकल गए हैं। सीसीटीवी कैमरा में भी वो 4:20 के करीब कुछ 1-2 लोकेशन है जहाँ से वो अकेले साइकिल से जाते दिखे हैं। और आज परिजनों के साथ भी हमारी बातचीत हुई और उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम में भी हम लोगों ने ब्लड और बाकी जो सारे जो जांच है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि ड्राउनिंग का केस है या हत्या का केस है। फीमर से रिलेटेड भी टेस्ट कराए गए हैं और ये सारे जांच रिपोर्ट जैसे आ जाते हैं तो इस पे ज़्यादा स्पष्ट रूप से हम लोग बता पाएंगे। अभी के लिए प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि उन पर व्यवसाय को लेके कुछ कर्ज था और किसी दबाव में वो नहीं निकले हैं घर से। जो कैमरा का भी एनालिसिस है, सीडीआर के अवलोकन से भी अभी तक यही पता चल रहा है, बट इसमें अग्रतर अनुसंधान जारी है। एक बार जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो हम लोग इस पर ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। मुजफ्फरपुर में एक युवक घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था। ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई की, जिस कारण उसकी मौत हो गई। शव सड़क किनारे प्लास्टिक में लपेटा हुआ मिला। मौके पर एफएसएल की टीम जांच कर रही है। कजरा थाना क्षेत्र के पकड़ी पंचायत के खरौना जयराम में रविवार की देर रात एक ग्रामीण के घर में घुस गया। घर में सोई हुई महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसके बाद महिला चीखने चिल्लाने लगी। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। युवक भागने लगा। लोगों ने खदेड़ कर उसको पकड़ लिया। उसके बाद लाठी डंडे से उसके जमकर पिटाई की गई, जिस कारण उसकी मौत हो गई। उसके बाद ग्रामीणों ने शव को प्लास्टिक में लपेटकर सड़क किनारे फेंक दिया। ग्रामीणों द्वारा पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। सूचना पर एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन, कजरा थानेदार रामकृष्ण परमहंस दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। जांच पड़ताल किया गया। उसके बाद एफएसएल की टीम को भी बुलवाया गया। टीम के द्वारा मौके से कई साक्ष्य एकत्रित किया गया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। युवक के पास से कोई कागजात नहीं मिला है, जिस कारण उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मृतक की पहचान करने की कवायद कर रही है। हाँ, ये करजा थाना अंतर्गत एक पकड़ी पंचायत में खरौना जयराम गांव है। वहीं पर एक अज्ञात व्यक्ति का डेड बॉडी मिला है और गांव वालों के द्वारा बताया गया कि ये किसी के घर में घुस रहा था और जिससे कि दुष्कर्म का प्रयास करने की कोशिश कर रहा था। उसी में गांव वाले ही मिल करके उसको मारपीट कर दिए और मारपीट के बाद जब पुलिस पहुंचती है तो तब तक वो उसका शव ही बरामद करती है पुलिस। हम लोग उसको पोस्टमार्टम में भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं। एफएसएल टीम से जांच पड़ताल हो गई है और पोस्टमार्टम के बाद और अगर अज्ञात के बारे में अगर पता चल जाता है तो उसके परिजनों से आवेदन लेंगे, उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। किसी को डिटेन वगैरह भी किया गया है? नहीं, किसी को डिटेन नहीं किया गया है और अभी ठीक ढंग से अनुसंधान भी नहीं हो पाया है, इसलिए कि अभी तो बस एफएसएल टीम आई थी और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजा गया था। किसके घर में दुष्कर्म करने का घुसकर दुष्कर्म का प्रयास कर रहे थे, कुछ पता? हाँ, नहीं, ये पता नहीं चल पाया है क्योंकि वो डेड बॉडी किसी के घर से बरामद नहीं हुआ है, बल्कि सड़क पर से बरामद किया गया है। किस चीज़ से हत्या किया? नहीं, पीट करके प्रथम दृष्टया लग रहा है कि पीट कर हत्या की गई और उसको एक प्लास्टिक में लपेट के रखा गया था। एफएसएल टीम का कहना था कि इसको काफ़ी चोटें आई हैं, वो भुतड़े हथियार से चोट, लेकिन लाठी डंडे से ही चोट पहुंचाया गया है। मुजफ्फरपुर के बरुराज थाना क्षेत्र के एक गांव में शनिवार को बैंड बाजा लेकर शादी करने पहुंचे दूल्हे संग 2 दर्जन बारातियों को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। बारात में शामिल एक स्कॉर्पियो के शीशे तोड़ दिए। सूचना पर थानाध्यक्ष भी पहुंचे। दिन भर दोनों पक्षों की बैठक हुई। देर शाम स्थानीय स्तर पर पंचायती हुई, जिसमें लड़की पक्ष के हुए खर्च को लौटाने पर सभी को छोड़ दिया गया। दूल्हा बंगाल से आई युवती को लेकर अपने घर लौट गया। बताया गया कि दुल्हन पक्ष में ब्रह्म पूजी हो रही थी। इसी दौरान पश्चिम बंगाल से बैग लिए युवती गांव पहुंच गई।
उसने खुद को बारात लेकर आने वाले दूल्हे की पत्नी बताकर कोर्ट मैरिज के कागजात दिखाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने बारात आने तक किसी तरह समझा बुझाकर उसे शांत कराया। शनिवार देर रात 10:30 बजे लड़का पक्ष के लोग बारात लेकर पहुंचे। बैंड बाजा बजाने वाला ही था लिया। कुछ बाराती खेत के रास्ते भाग निकले तो कुछ ने इधर उधर छिपकर जान बचाई। पूरी रात ड्रामा चला। रविवार दोपहर थानाध्यक्ष संजीव कुमार दुबे दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से आपस में विवाद सुलझाने का आग्रह करते हुए करीब 1 घंटे बाद लौट गए। दोपहर में वर पक्ष से मुखिया व सरपंच पहुंचे। दोनों पक्षों के जनप्रतिनिधियों के साथ सामाजिक स्तर पर बैठक हुई। देर शाम स्थानीय स्तर पर पंचायतें भी हुई। इसमें दुल्हा पक्ष के लोगों ने लड़की के पक्ष हुए खर्च को लौटा दिया। इसके बाद बाराती लौट गए। वहीं लड़का पहली पत्नी को लेकर अपने साथ घर लौट गया। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया है। किसी भी पक्ष से आवेदन नहीं मिला है। जीजा ने बोला। अच्छा, लड़का का नाम क्या हुआ? सुभाष राम। कहाँ का रहने वाला है? घोसल। वो लड़का कहाँ का है? घोसत का है। जिला मुजफ्फरपुर। अच्छा, आप कहाँ का रहने वाली है? बंगाल की। शादी कैसे आपको हुआ? शादी वो अपने घर पर किया है मेरे साथ। वो आपके घर पर किया था? उसके घर पर भाग के की थी शादी? नहीं, उसके घर पर शादी हुआ था। हिंदू रीति रिवाज के साथ हुआ था कि इसी तरह हुआ था? सिंदूर के रिवाज के साथ। सिंदूर के रिवाज, हिंदू रीति रिवाज। अच्छा, मंदिर में हुआ था कि कहाँ हुआ था? घर पर। लड़का के घर पर। हाँ। अच्छा, लड़का का नाम क्या है? सुभाष राम। पिता का नाम क्या है? रघुवीर राम। शादी कितने दिन पहले किए थे? शादी अगला साल किए थे, वोट का टाइम पर किए थे। डेट याद नहीं है सर मेरे पास। 24 में किए थे? हाँ। डेट नहीं मालूम है? डेट लिखा होगा। क्या शादी किए थे? डेट पता नहीं आपको है? घर पे शादी किए थे तो डेट पता नहीं। 3 था क्या था जब कागज बना कोर्ट में तो 24 को बना। आपका नाम क्या हुआ? रीता क्या? रीता कुमारी क्या है? क्या? रीता कुमारी। कहाँ के रहने वाली है? बंगाल की। तो शादी आपका उससे कैसे? वो बिहार का है और आप बंगाल की हैं। हाँ। कैसे शादी हुआ? पहले 2-3 साल रिलेशनशिप में था। क्या फेसबुक से प्यार हुआ था क्या? नहीं, इंस्टाग्राम से हुआ था। इंस्टाग्राम से होते होते यहाँ तक चला आया मामला? हाँ, वो पूरा अपना घर का एड्रेस बताया। अच्छा, बलराज थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव की ये घटना है। परसों की घटना है और इस घटना में था कि बारात आई थी, दूर से बारात आई थी, लेकिन जो दूल्हा था उसी समय बंगाल से एक युवती आ गई और उसने बताया कि हमारी शादी पूर्व में हुई है, हमने कोर्ट मैरिज किया है। उसने अपना कागजात भी दिखाया, लेकिन अभी तक उसके तरफ से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। पुलिस भी वहाँ गई थी, पूछताछ के लिए गई थी और पुलिस द्वारा कहा गया कि आप आवेदन लेकर के आइए, हम लोग उस आवेदन के आलोक में कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं है। आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र में संजय चौधरी उर्फ रामनवमी चौधरी हत्याकांड का महज 3 दिनों में खुलासा करते हुए 3 शूटर को गिरफ्तार किया है। उनके पास से हत्या में इस्तेमाल पिस्टल, देसी कट्टा, कारतूस, 29 ग्राम स्मैक और 2 बाइक बरामद की गई है। सिटी एसपी विश्वजीत दयाल ने बताया कि रेवा रोड NH 722 स्थित पताही के पास बाइक सवार बदमाशों ने संजय चौधरी और उनके मित्र गुड्डू सिंह पर गोलीबारी की थी। संजय की मौत हो गई जबकि गुड्डू इलाजरत है। पत्नी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर विशेष टीम का गठन किया गया। टेक्निकल जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने सरैया थाना क्षेत्र के प्रकाश पासवान, राजेश कुमार और पारू थाना क्षेत्र के मनोज कुमार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने जमीन विवाद में शूटर हायर कर हत्या की बात स्वीकार की है। पुलिस अन्य फरार अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। 15 तारीख को सदर थाना क्षेत्र में एक जनप्रतिनिधि रामनवमी चौधरी की हत्या हुई थी और एक उनका दोस्त घायल हुआ था। इस घटना को हम लोगों ने चुनौतीपूर्वक स्वीकार किया और
कुछ ही दिनों में 2-3 दिन के अंदर ही इस कांड में संलिप्त जो अपराधी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से देसी पिस्टल और कुछ मादक पदार्थ बरामद किया गया है। जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनका नाम है प्रकाश पासवान, राजेश कुमार और मनोज कुमार। प्रकाश पासवान और राजेश कुमार ये सभी सरैया थाना क्षेत्र के हैं और मनोज कुमार जो है वो पारू थाना क्षेत्र का है। तो इन लोग के द्वारा ही जो हत्याकांड जो हुआ उसमें अपनी अलग अलग भूमिका इन्होंने स्वीकार की है और घटना का जो मुख्य कारण अभी तक जो पता चला है वो जमीन विवाद में यह हत्या हुई है। कौन सी जमीन का सर विवाद है ये थी पताही में ही एक ज़मीन है जो ये रामनवमी चौधरी का वो अपना ज़मीन है जिसमें कुछ विवाद है, उसी के कारण यह हत्या हुई है। टुनटुन चौधरी की हत्या जो पूर्व में हुई थी वो भी उसी ज़मीन के कारण हुई थी। हाँ, टुनटुन चौधरी तो ये जैसे ये जनप्रतिनिधि थे, टुनटुन चौधरी तो उनका मुख्य काम ज़मीन का अपना खरीद बिक्री था, तो उनके और भी कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन ये जो ज़मीन है जो रामनवमी चौधरी का वहाँ पे ज़मीन है पताही क्षेत्र में रेवा रोड में, उसी कारण ये हत्या हुई है। जी अभी बिट्टू चौधरी तो उस कांड में जो टुनटुन चौधरी के हत्याकांड में उसकी संलिप्तता आई थी और वो उस कांड में हिरासत में है। ये इस कांड में मुख्य ज़मीन जो विवाद है वो रास्ता को लेकर के विवाद है। वो बड़ा प्लॉट है और उसमें कोई रास्ता नहीं है, जिसके कारण से ये विवाद चल रहा था। इन लोगों का कुछ आपराधिक इतिहास? आपराधिक इतिहास एक व्यक्ति इसका है ना, राजेश का आपराधिक इतिहास। राजेश जो अभी गिरफ्तार हुआ उसका आपराधिक इतिहास है। जो सीसीटीवी में 2 अपराधी दिख रहे हैं, क्या उन्हीं लोग में से कोई? हाँ, उन लोग में से है ये। जो सीसीटीवी तो क्लियर विजुअल नहीं आ रहा था, लेकिन घटना में जो बाइक का प्रयोग हुआ उस बाइक को हम लोग बरामद किया। जो रेड अपाची कलर का जो बाइक था उसे बरामद किया गया है। और सुपारी लेके हाँ, ये वस्तुतः वही है। ये लोग एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का ये मामला है। ये जो गिरफ्तार हुए हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उसके बाद इसकी हत्या हुई। कितना का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिला था? ये अभी अनुसंधान का विषय है। किसने दिया था? जी किसने दिया? 3 के अलावा वो भी अभी हम लोग चूँकि मुख्य जो इसमें साजिश करता है उसका नाम हम लोग अभी अनुसंधान में आगे कोई थी न हो, शिथिलता न हो, आगे कोई बाधा न हो, इस कारण से अभी डाइवर्स करना उचित नहीं होगा। अपार्टमेंट जो है उसमें जाने का रास्ता नहीं है, जिसके लिए ये हत्या हुई है। क्या कोई अपार्टमेंट निर्माणाधीन है? हाँ, और उसमें टुनटुन चौधरी वाला जो मैटर है वो मैटर में ये अपार्टमेंट का विवाद, रास्ता का विवाद ये आया था। इनका और भी कुछ मैटर है ज़मीन का, जिसके चलते ये हत्या हुई है। तो रास्ते का जो विवाद बता रहे हैं ये नहीं दे रहे थे या वो नहीं दे रहे थे? क्या था? नहीं, ज़मीन इनका है। ज़मीन जो है इनका माने रामनवमी चौधरी के उनके परिवार का है, उनसे मांगा जा रहा है। जी। मुजफ्फरपुर जिले के आधा दर्जन थानेदार समेत 1 दर्जन पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है। एसएसपी सुशील कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। नए थानेदारों को 24 घंटे के अंदर ज्वाइन करने का निर्देश दिया गया है। मिठनपुरा में हाल में लगातार हुई घटनाओं को देखते हुए थानाध्यक्ष राम इकबाल प्रसाद को हटाकर डीआईयू से जन्मेजय राय को मिठनपुरा का नया थानेदार बनाया गया है। मिठनपुरा में मोहम्मद जावेद और राजू शाह के डबल मर्डर कांड के अलावा शराब कारोबार में प्लाईवुड व्यवसायी वीरेश पोदार को गोली मारी गई थी। इसके अलावा प्रॉपर्टी डीलर राकेश कुमार पप्पू पर जानलेवा हमला करते हुए अपराधियों ने गोली चलाई थी। मिठनपुरा थानेदार के अलावा बरहमपुरा थाना के थानेदार सुभाष मुखिया को हटाकर सरैया का थानाध्यक्ष बनाया गया है। काजी मोहम्मदपुर थाना के अपर थानेदार
साकेत कुमार शार्दुल को बेनीबाल का थानाध्यक्ष बनाया गया है। नगर थाना के दरोगा विकी कुमार को हथौड़ी का थानाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं हथौड़ी के थानेदार मोहम्मद आलम को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। काटी थाना से अभिषेक मिश्रा को स्थानांतरित कर बरुराज थाना अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं बरुराज थाना अध्यक्ष संजीव कुमार दुबे को पुलिस लाइन क्लोज किया गया है। काजी मोहम्मदपुर थाना की दरोगा विजय लक्ष्मी को स्थानांतरित कर बरमपुरा थाना अध्यक्ष बनाया गया है। पुलिस लाइन में कार्यरत बीरबल कुशवाहा को काजी मोहम्मदपुर थाने अपर थानेदार बनाया गया है। बरमपुरा के अपर थाना अध्यक्ष पप्पू कुमार का स्थानांतरित सिकंदरपुर के अपर थानेदार के रूप में किया गया है। बेनीबाद के थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार को लाइन क्लोज कर लिया गया है। इसमें कुछ थाना अध्यक्ष का समय अवधि पूरा हो गया था 3 साल से ज़्यादा। उसके अलावा प्रशासनिक दृष्टिकोण से, क्राइम कंट्रोल के दृष्टिकोण से भी थाना का जो थाना अध्यक्ष है उसका तबादला किया गया है। जो सर्किल इंस्पेक्टर का एक पोस्ट मोतीपुर सस्पेंड होने के कारण खाली हो गया था, उनका भी पोस्टिंग किया गया है। और अन्य थानों में, कुछ थानों में अपर थाना अध्यक्ष, इन सब की भी पोस्टिंग जहाँ पे खाली थी वहाँ किया गया। जो 5 साल के जमे हैं उनका भी जिला बदल वो लिस्ट जब ऑर्डर आएगा, जो भी ऑर्डर आएगा उसका हम लोग अनुपालन कराएंगे। जो 5 साल से ऊपर है उनका जो ट्रांसफ़र होना है वो हम लोग उसका अनुपालन करेंगे। पर जो नए थाना अध्यक्ष बने उनको क्या कुछ निर्देश दिया गया क्राइम कंट्रोल को लेकर? देखिए, जो हमारा कर्तव्य है बहुत क्लियर है कि क्राइम को कंट्रोल करना है। उसके अलावा जो क्राइम हुआ है उसके डिटेक्शन में प्रभावी तरीके से कार्य करना है और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करके रखना है। जो अपराधी हैं उन पे पूरी तरीके से सख्ती से कार्रवाई करनी है। बीते दिन सर मिठनपुरा में जो घटना घटी तो चाय की दुकान पर विशेष करके सर जो जमघट लगती है, उन सभी चीज़ों के लिए हम लोगों ने बहुत विस्तृत दिशा निर्देश सभी पदाधिकारियों को, SHO, SDPO, सर्किल इंस्पेक्टर सभी को दिया है। रोको टोको भी सब चलेगा? वो सारा चल रहा है। आप लोग का अगर ध्यान दिए होंगे तो वो सब चल रहा है। मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग स्थित नगर भवन सभागार में रविवार को नगर निगम बोर्ड की बैठक आयोजित किया गया, जिसमें पार्षदों ने जमकर बवाल काटा। पार्षदों का आपस में जमकर तूतू मैमे हुआ। पार्षद आपस में भिड़ गए। स्थिति ऐसी बनी कि चाय का कप टूट गए, पानी की बोतलें फेंकी गई। पानी संकट के बीच पार्षदों का विवाद इतना गहराया कि बीच बचाव के लिए पुलिस को बुलवाना पड़ा। खुद नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने स्थिति को संभाला और बीच में आए, तब जाकर मामला शांत हुआ। लेकिन इससे पहले जमकर बवाल हुआ। स्थिति बेहद गंभीर हो गई थी। आपको बता दें कि निगम बोर्ड की हालिया बैठक में बवाल की घटनाएं देखने को मिल रही है और आज भी बोर्ड की बैठक हो रही थी तो हंगामा बढ़ गया और चुने गए प्रतिनिधि आपस में लड़ने लगे। बैठक अलग ही रुख अपना लिया और स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई। चाय के कप फूटे, पानी की बोतलें फेंकी गई और इस अप्रिय घटना की चर्चा चारों ओर हो रही है। कहा यह जा रहा है कि बोर्ड की बैठक में कामकाज की बात होनी चाहिए थी, लेकिन बात बिगड़ गई और इससे नुकसान लोगों का है, क्योंकि मुजफ्फरपुर नगर निगम में कई तरह की ऐसी समस्याएं हैं जिस पर चर्चा होना जरूरी है। उसमें पानी का संकट भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन जनता के मुद्दों के बजाय पार्षद आपस में ही भिड़ गए। पानी संकट की समस्या जो पहले से ही आम जनता के लिए चिंता का विषय है, उस पर पार्षद का यह रवैया स्थिति को और खराब कर रहा है और यह स्पष्ट कर रहा है कि पार्षद अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं पा रहे हैं और आपसी मतभेद को महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ईगो की लड़ाई कहीं न कहीं देखने को मिल रही है। वहीं हंगामा से पूर्व विगत बैठक की संपुष्टि पर विचार के साथ आपातकाल की स्थिति में ब्लैकआउट करने हेतु विशेष व्यवस्था बहाल करने पर विचार किया गया था। साथ ही स्ट्रीट वे पर हाई मास्ट लाइट पर विचार किया गया। इस दौरान बैठक में मुख्य रूप से मेयर निर्मला साहू, डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा, नगर आयुक्त विक्रम वीरकर, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, MLC वंशीधर ब्रिजवासी समेत सभी पार्षद मौजूद रहे। जी, आज बोर्ड की बैठक में शामिल हुए हैं। बहुत सारा विकास का मुद्दा था हमारे वार्ड का भी और उसको लेकर शहर का भी, तो हम लोगों ने अपना प्रस्ताव रखा है, जिसमें मुख्य हमने रखा है कि नाला का निर्माण जल्द से जल्द हो और जो स्ट्रीट लाइट कम है वो स्ट्रीट लाइट उसमें लगनी चाहिए और सुरक्षा के मद्देनजर जो अभी जितना भी CCTV स्मार्ट जो CCTV कैमरा है
वो दिन में काम करता है सिर्फ गाड़ी का चालान काटने के लिए और पैसा उगाही के लिए, वो रात में काम नहीं करता है। इसके लिए भी हमने अवगत कराया है कि उसके कैमरा की जांच की जाए, ताकि शहर में जो सुरक्षा को लेकर जो लोग बिना भय के रहते हैं, उनको भी भय हो गया है कि भाई रात में तो कैमरा काम ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे हम लोगों ने जांच के लिए बोला है कि इसकी जांच कराया जाए, क्यों नहीं काम करता है रात में, क्या सिर्फ पैसे उगाही के लिए ही सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। इसके लिए हमने मुख्य बिंदु को रखा है। अगले बोर्ड की बैठक में यातायात के प्रभारी, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो सकता है वरीय अधीक्षक साहब भी मौजूद रहेंगे अगले सदन में। नगर निगम की बोर्ड की आज बैठक की गई। सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने आज आके अपनी बात रखी। शहर के विकास के संबंधित, लोगों की कठिनाइयां दूर करने के संबंधित बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, जो आपातकाल की स्थिति में या फिर जो बिजली की बचत की दृष्टि से एक सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से बिजली के जो स्ट्रीट लाइट है उसका नियंत्रण करने की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना आज ली गई। उसके अलावा जो यातायात है जिसमें दिक्कत आती है, पुराने बिजली के पोल है, पुराने टेलीफोन के पोल है, उनको हटाने और उसके माध्यम से यातायात प्रभावी बनाने के लिए, आम जन का जो एक्सपीरियंस है वो ठीक करने के लिए आज बोर्ड की बैठक में चर्चा हो गई। इसके अलावा जल जमाव से संबंधित, लोगों की पानी के संबंधित बहुत सारे विषयों पे बहुत प्रदीर्घ माननीय सदस्य महोदय के द्वारा चर्चा की। बैठक की शुरुआत से पूरा हंगामेदार सभी माननीय जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी, अपने वार्डों के विकास के संबंधित मुद्दों पर बात रखी और सभी माननीय जनप्रतिनिधि बहुत उत्साह के साथ अपने अपने वार्डों की जो समस्या है वो सभागृह में जनतांत्रिक तरीके मेरे द्वारा आज बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मेरे द्वारा लाए गए 5 प्रमुख मुद्दे थे और पूर्व के भी कुछ एजेंडे थे, उस पर चर्चा हुई है। आज जिसमें सबसे मेरा जो एजेंडा था, जैसे कि आपातकाल की स्थिति में अपने शहर को ब्लैकआउट करने के लिए जो विशेष व्यवस्था, इस पर हम कैसे हम लोग प्लानिंग करें आगे आने वाले समय। वैसी कोई समस्या भगवान करे ना हो, लेकिन अगर वैसे कोई विकट कभी आगे भविष्य में कोई समस्या आती है तो उसके लिए हम लोग कैसे अपने शहर को ब्लैकआउट करें। अभी हम लोग देखे होंगे जब इंडिया पाकिस्तान का भी जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें हमारे कई सैनिक उसमें शहीद हो गए जिसके कारण कि जो अभी आप कुछ जो मतलब कि वो वहाँ पर अभी जो युद्ध छिड़ा जो कुछ दिन तक चला भी, और बहुत सारे शहरों में अभी प्रमुख रूप से जो ब्लैकआउट का जो चलाया जा रहा था अभियान, एक तरह से लोगों को ट्रेनिंग, तो उस पटना में भी चलाया गया। तो उसको देखते हुए मैंने भी अपने मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में कि यहाँ पर भी हम लोग की जो बिजली की व्यवस्था इस ढंग से उसको रखी जाए, उसका कनेक्शन एक जगह से हो, और जो बिजली की पोल में जो लाइट जलती है कि एक जगह से अगर लाइट वो चालू होती है तो उसको एक जगह से उसको ऑफ भी कर सके हम लोग इमरजेंसी की उस स्थिति में। और जैसे कि बहुत जगह पे प्रत्येक पोल पे अलग अलग स्विच बोर्ड है जिसको कि अलग अलग उसको ऑफ करना पड़ता है। तो उस चीज को देखते हुए मेरे द्वारा ये एजेंडा लाया गया। दूसरा एजेंडा था हम लोग के जो सड़क में, हम लोग निगम क्षेत्र में हम लोग सड़क बनाते हैं, तो जो वहाँ पर बिजली के पोल या टेलीफोन के जो पोल है वो लगे रहते हैं, जिससे कि आवागमन अवरुद्ध होता है और उस जगह भी धीरे धीरे अतिक्रमित भी होती जाती है। इसके द्वारा मैंने आज ये निर्देश दिया नगर आयुक्त महोदय को कि जो विभाग से सामंजस्य बिठा करके जो हम लोग जो सड़क निर्माण करवाते हैं वहां पे पहले पोल हटा ली जाए, यहाँ पर जहाँ पर रोड पर जो पोल पहले से है उसको हटाया जाए जल्द से जल्द। तो उसे विभाग से भी बात करके इस पर जल्द से इस पर काम शुरू होगा, ताकि इससे अतिक्रमण भी एक प्रमुख मुद्दा है पोल के कारण, कि पोल के आड़ में भी लोग दुकान वगैरह अतिक्रमित करके वहां पे लगा लेते हैं, क्योंकि पोल है पर गाड़ी वगैरह नहीं जा सकती है। और जो मेरे द्वारा एजेंडा लाया गया, जो शहर के जो हम लोग सभी चौक चौराहा पर हम लोग देखते हैं कि सिग्नल है, लेकिन जो लेफ्ट तरफ जो जाने का है वो हमेशा मार्ग वहाँ का अवरुद्ध रहता है। अवरुद्ध रहने के कारण जैसे कि वहाँ पर ऑटो रिक्शा लगे रहते हैं, दुकानदार जो रोड पर दुकान लगाए रहते हैं, और उसी जंक्शन पर उसी जगह पर अभी आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ई रिक्शा बहुत ज्यादा संख्या में है, जो कि चौक चौराहा पर ही इकट्ठा करके लगाते हैं। इसलिए इससे क्या है, जो लेफ्ट तरफ में जो ट्रैफिक जाने वाले हैं वो लोग जा नहीं पाते हैं, उन लोग के अतिक्रमण के कारण। दुकानदार लोग भी रहते हैं अतिक्रमण की रहते हैं, तो जो लेफ्ट साइड है वो क्लियर रहे और ऑटो जो उस चौक चौराहा पे ना लगा के अपना आगे पे लगाए, ताकि इससे जो सिग्नल का जो टाइम है उससे ज्यादा लोग निकल सके और जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। और जो मेरे द्वारा और भी जो एजेंडा जो स्टैंडिंग से फरवरी से मैंने इस चीज को कहा था, जो हमारे शहर के प्रमुख नाले हैं, फर्दो नाला, जैसे कि उसकी साफ सफाई के लिए
पार्षद लोग को, जैसे इस काम इस पर हो रहा है, लेकिन कुछ मतलब जैसे पार्षद के द्वारा मतलब बताया गया कि नहीं मेरे में सफाई नहीं, तो कुछ ने कहा भी सफाई मतलब व्यवस्था सही से नहीं हुई है, तो वहाँ पर सामंजस्य बिठाकर जहाँ पे जो कमी है पार्षद के माध्यम से इसको दूर करेंगे मिल करके, और जो नालों की जो उड़ाई है उसको समय पर तय समय सीमा पर उसको कर ली जाए। और जो अभी जो मेरे द्वारा एक प्रस्ताव पास हुआ था बाबा गरीबनाथ, वहाँ पे तो मैंने देखा है बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में सोमवार को मुजफ्फरपुर के जुरन छपरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में महागठबंधन की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी जिलाध्यक्षों ने हिस्सा लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जनता से सीधा जुड़ाव स्थापित करने और उनकी समस्याओं के समाधान की रणनीति तैयार करना था। बैठक में जनप्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच आम जनमानस की समस्याओं को गंभीरता से लेने और उनके त्वरित समाधान पर जोर दिया गया। पूर्व मंत्री इस्राइल मंसूरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि महागठबंधन जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक जनता के साथ मजबूती से जुड़ेगा और उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेगा। उन्होंने जन केंद्रित राजनीति पर बल देते हुए कहा कि पार्टी जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं राजद विधायक मुन्ना यादव ने दावा किया कि बिहार की जनता इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि पिछली बार जनता ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकजुट होकर मतदान किया था, लेकिन प्रशासनिक साजिशों के कारण कुछ सीटों पर गठबंधन को नुकसान हुआ। इस बार जनता का मूड स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। इंडिया के जिला स्तरीय तमाम नेताओं की बैठक हुई है, जिसमें जिलाध्यक्ष, प्रधान महासचिव, हमारे जितने इंडिया ब्लॉक के पार्टी है, तमाम पार्टी के नेता प्रमुख रूप से शामिल हुए हैं। और जो जन समस्या है, लोगों का जन समस्या है, जो भ्रष्टाचारी ज़्यादा है, गरीबों को ज़मीन कैसे उपलब्ध हो, भूमिहीनों को जिसकी आवास नहीं उसकी आवास कैसे उपलब्ध हो, और जो क्राइम जो बढ़ गया है, ये तमाम मुद्दों की जन समस्याओं के मुद्दों को लेकर करके एक रणनीति बनाई जा रही है कि यह डबल इंजन की सरकार लगातार 20 वर्षों से यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन लोग त्राहिमाम है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग बैठे हैं और इंडिया ब्लॉक जो है लगातार जो है जन समस्याओं पर, जनता के सवालों को मजबूती से प्रखंड से लेके जिला स्तर पर लड़ने का काम करेंगे। अभी मुशहरी के प्राइवेट कल्चरल अधिकारी के काफ़ी मौत हुआ था प्राइवेट का, जिला स्कूल के बाद जैसा आप देखे हुए हैं, उसमें अंचल का इम्पोर्टेड पेपर सब मिला था। ये इतने बड़े करप्शन के बारे में क्या कहें? देखिए, भू माफियाओं का राज चल रहा है, इस भूमि माफियाओं का राज है, और अंचल में तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। गरीब कोई आदमी नहीं, माफिया लोग जमीन गलत सही सारा जमीन लेते हैं और भारी तादाद में रकम की जो है वसूली करके लोग जो है से दाखिल खारिज करने का काम करते हैं, जिसके कारण भूमि विवाद के कारण लगातार इस राज्य में हत्या भी हो रही है। लगातार हमारे पताही में भी देख रहे हैं, लगातार डबल मर्डर हुआ है। आपका मुशहरी वाला जो घटना कह रही है, तो तमाम जगह जो है भूमि विवादों के कारण ज़्यादा हत्याएं भी हो रही है। इस पर सरकार को गंभीरता से लेनी होगी। सरकार इस मामले में कंप्लीट फेल्योर है। मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं, अधिकारियों की बल्ले बल्ले। वहाँ निर्णय हुआ कि जिला स्तर, जिला से प्रखंड और प्रखंड से पंचायत स्तर तक हम लोग जो है समन्वय समिति की बैठक करके एक दूसरे से तालमेल करके किसी तरह से इस बार सरकार बनाएंगे। 25 का 5 महीना बच चुके हैं विधानसभा चुनाव में, इस बार इंडिया गठबंधन कहाँ तक? अरे भाई, पिछले बार भी 2020 में भी आम जन ने मोहर लगा दिया था इंडिया गठबंधन, महागठबंधन को। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के लिए जनता ने मोहर लगा दिया। प्रशासनिक तंत्र के द्वारा जो है कुछ सीटें हमको हरा दिया गया। इस बार पूरी बिहार की जनता मूड बना ली। हर जाति, हर धर्म के लोग चाह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार फिनिश। एक सवाल था, अभी जिला स्कूल के पास एक मर्डर हुआ था, उसमें राजद का महत्वपूर्ण पेपर सब मिला था, अंचल का बहुत महत्वपूर्ण पेपर मिला था। इस करप्शन के बारे में क्या कहिएगा? अरे आप एक बात बताओ, जम्मू कश्मीर में जितना आदमी नहीं मरता है ना, उससे ज़्यादा लोग बिहार में मरता है। कोई ऐसा दिन है कि जिस दिन डकैती, चोरी, बलात्कार, अपहरण, हत्या नहीं होता हो? ये सरकार नहीं चल रही है ना अभी। नीतीश कुमार जी तो मेंटल खत्म, अचेतावस्था में है। सरकार प्रशासन चला रहा है, ब्यूरोक्रेट चला रहा है,
और ब्यूरोक्रेट सबको इस सबसे आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी को जानवर से बदतर समझ रहा है। साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत देवरिया में सर पुलिस की बर्बरता पूर्ण तरीके से पुलिस की बर्बरता उजागर हुई है और इसकी सूचना आदरणीय नेता तक चली गई है। वहाँ पुलिस के द्वारा जो निर्दोष लोगों पर भी जो 1 बजे 12-1 बजे जा करके या पूरे गांव में जो लाठी चार्ज किया गया है, इसके लिए हम लोग नेता को कहे हैं। आगे आदेश मिलने के बाद हम लोग इस पे तैयार होंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डन न्यूज। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पूर्व बिहार विधान परिषद सदस्य सह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामेश्वर महतो ने सोमवार को मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित कर कहा कि संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार की लड़ाई को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाएगा और जब तक बिहार और उत्तर भारत के राज्यों को जनसंख्या के आधार पर न्याय उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन का प्रावधान है, लेकिन 1976 में आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से परिसीमन को 25 वर्षों के लिए फ्रीज कर दिया गया और यह रोक 2026 तक के लिए बढ़ा दी गई। इससे उत्तर भारत विशेषकर बिहार जैसे राज्यों को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही रामेश्वर महतो ने बताया कि दक्षिण भारत में औसत 10 लाख की आबादी पर एक लोकसभा सीट है, जबकि उत्तर भारत में यह संख्या लगभग 31 लाख है। इससे न केवल बिहार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हुआ है, बल्कि विकास के संसाधनों का भी असमान वितरण हुआ है। साथ ही यह भी कहा कि इस असमानता के कारण अनुसूचित जाति, जनजाति और प्रस्तावित 33% महिला आरक्षण को भी वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा। यही कारण है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार अभियान को हर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के 3 दिवसीय राजनीतिक मंथन शिविर में इस आंदोलन को राज्यव्यापी रूप देने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में आगामी 8 जून को मुजफ्फरपुर में संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन किया जा रहा है। मौके पर प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी, जिलाध्यक्ष रामेश्वर सिंह कुशवाहा, प्रधान महासचिव दिलीप कुशवाहा, रियाज अहमद, राजू कुशवाहा, दीप नारायण सिंह सहित पार्टी से जुड़े दर्जनों लोग मौजूद रहे। ये हमारी पार्टी का संकल्प है और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के मानना है कि संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार संकल्प को पूरा करके ही हम दम लेंगे। और वह इसलिए क्योंकि पिछले 50 वर्षों से बिहार के साथ साथ पूरे उत्तर भारत का एक बहुत भारी नुकसान हुआ है परिसीमन सुधार न होने के कारण। और आप सबको पता है 2026 में परिसीमन सुधार होना है और परिसीमन अगर होता है तो बिहार के साथ साथ उत्तर बिहार के भारत के लिए ये बहुत लाभदायक होगा, खास करके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। हम सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से दक्षिण भारत में
दक्षिण भारत के लोग, नेता लोग पिछले लोकसभा चुनाव में अभी से ही हल्ला करना चालू कर दिए थे लोकसभा में कि परिसीमन ना हो, और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ 20 से 21 लाख वोटर एक लोकसभा में होता है, और जबकि हमारे उत्तर भारत में 30 से 31 लाख वोटर एक लोकसभा में हैं। तो वह लोग नहीं चाहते कि परिसीमन हो और संख्या लोकसभा की सीटों की बढ़े उत्तर भारत में, वो इसका विरोध करते हैं साउथ बिहार के लोग। और पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने ऐसा पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के नेताओं ने इसका विरोध की बात शुरू की। हमारे आदरणीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने इस बात को गंभीरता से लिया और उन्होंने ये संकल्प लिया है कि परिसीमन सुधार करा के ही हम लोग दम लेंगे, ताकि बिहार के साथ साथ उत्तर भारत का भला हो सके। साथियों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में देश के हर जनगणना के बाद परिसीमन का प्रावधान है, जिससे क्षेत्र में सीटों की संख्या बढ़ती है। और वहीं अनुच्छेद 170 में राज्यों के विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का भी संख्या बढ़ाने का प्रावधान है। और यह पिछले 50 वर्षों से खास करके लोकसभा में के लिए नहीं हुआ है। 1976 में जब आपातकाल लगा हुआ था, देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने 25 साल के लिए परिसीमन का फ्रीज कर दिया, रोक लगा दिया कि 25 साल तक परिसीमन नहीं होगा और जो सीट जहां है वही रहेगा। और बाद में 2011 में फिर से यह अगले 25 साल के लिए बढ़ा दिया गया। मुजफ्फरपुर में आयोजित एक जनसंवाद कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार पर करारा प्रहार कर बिहार की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा, डबल इंजन सरकार का एक इंजन अपराधियों को पनाह दे रहा है तो दूसरा भ्रष्टाचार की आग में धधक रहा है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। मुजफ्फरपुर जैसे शहर अपराध का अड्डा बन चुके हैं, जहां हत्या, लूट और अपहरण आम बात हो गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निष्क्रियता का ठिकरा फोड़ते हुए कहा कि नीतीश कुमार की शासन क्षमता अब जवाब दे चुकी है। इसके जवाब में बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लालू यादव के शासन में बिहार नरसंहार, हत्या और अपराध का गढ़ था। लालू जी भ्रष्टाचार के लिए जेल काट चुके हैं और तेजस्वी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मालाकार ने दावा किया कि मोदी नीतीश के डबल इंजन की सरकार में बिहार विकास के रास्ते पर है और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। देखिए, वह तेजस्वी यादव जिनके पिताजी लालू यादव के कार्यकाल में बिहार में 118 नरसंहार हुआ, 10,000 से ज़्यादा हत्या हुआ, 10,000 से ज़्यादा अपहरण हुए, बलात्कार हुए, और खुद लालू यादव तेजस्वी के पिताजी भ्रष्टाचार के आरोप में, चारा चोर के आरोप में, चारा घोटाले के आरोप में वो जेल में बंद है। कोर्ट ने उन्हें सज़ा दी है कि वो एक पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वह तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार और अपराध की बात करते हैं। आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में बिहार में चाहे स्टेट हाईवे हो चाहे नेशनल हाईवे हो, वो तिगुनी हो गई। 24 घंटा बिजली हो गया, 800 थाना से 1600 थाना हो गया। 2005 तक का बजट 65,000 करोड़ था, 3,16,000 करोड़ बजट हो गया, जिसमें 78% केंद्र का योगदान है। आज 100% बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं। आज हर घर शौचालय है, हर घर बिजली है, हर घर तक सड़क पहुंच रही है, गाँवों तक सड़क पहुंच रही है। और यह इन्हीं लालू यादव के कार्यकाल में महिलाओं को छोड़िए, पुरुष का शाम के बाद निकलना बंद होता था। वो भ्रष्टाचार और अपराध की बात उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। लेकिन जिस प्रकार अभी हत्याएं हो रही है जिला में, 10 दिन के अंदर में कम से कम 9 पे गोलीबारी हुआ है, जिसमें 5 मौत है, 4 घायल अभी इंजर्ड है, उसको किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, अभी कुछ दिन पहले बिहार के डिप्टी सीएम और प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा जी ने आए थे यहाँ, और उन्होंने स्पष्ट कहा
कि चाहे एनकाउंटर करना पड़े, चाहे खदेड़ के गोली मारना पड़े, अपराधी किसी भी कोने में घुसे हो उसको चुन चुन कर मारने का काम और उस पर कार्रवाई का काम करें। घटना पहले भी होती थी, घटना आज भी होती है, लेकिन पहले घटना इतिहास होती थी और आज की घटना पे कार्रवाई होती है। यह एनडीए की सरकार है, यह नीतीश कुमार और यह सम्राट चौधरी विजय सिन्हा की सरकार है। इसमें अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे कोई भी हो। अपराधी या तो नेपाल भाग जाए, नहीं तो उनका गया में पिंडदान हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में रविवार और सोमवार को हुई बारिश ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया, जिससे भीषण गर्मी से त्रस्त लोगों ने राहत की सांस ली। रविवार की सुबह हल्की बूंदाबांदी के बाद सोमवार को सुबह करीब 2 घंटे तक हुई रुक रुक कर झमाझम बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया। दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, धूप अपनी तपिश खो बैठी और ठंडी हवाओं ने मौसम को इतना सुहाना बना दिया कि लोग बाजारों में निकल पड़े। सड़कों पर चहल पहल बढ़ गई और लोग इस खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5.9 डिग्री कम था, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार को तापमान में 2 डिग्री की और गिरावट देखी गई, साथ ही 11.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पिछले कुछ दिनों से मुजफ्फरपुर की तपती गर्मी ने जनजीवन को मुश्किल में डाल रखा था। लोग घरों में कैद होने को मजबूर थे, लेकिन इस बारिश ने न केवल मौसम को ठंडा कर दिया है, बल्कि लोगों के चेहरों पर मुस्कान भिला दी है। बाजारों में रौनक लौट आई है और कामकाज ने फिर रफ्तार पकड़ ली। हालांकि मंगलवार से फिर तापमान बढ़ने की उम्मीद है। मिली है, बरसात हुई, बहुत राहत मिला है। इतना ना गर्मी था कि आदमी का हालत खराब था, हम लोग को ठेला वाला चलाने में बहुत परेशानी था। अभी जो है मौसम जो परिवर्तन जो लिया है, इस वजह से हम लोग को बहुत राहत मिला है। बारिश आज भी हुई है, सुबह बारिश, सुबह में अभी भी बारिश का मौसम है, बना हुआ है। और भगवान प्रार्थना करते हैं कि रात में ही बारिश हो तो अच्छा रहे। रात की बात है, हाँ, रात में बारिश हो जाए, अभी बारिश हो जाए तो अच्छा रहे, मौसम ठंडा हो जाएगा। तो पहले लोग आ रहे थे या उससे ज्यादा आ रहे हैं या फिर क्या बेचते हैं? तो पहले लोग ज्यादा आते थे या अभी आ रहे हैं जो लोग? नहीं, अभी ज्यादा आ रहे हैं। गर्मी में तो लोग भागने के चक्कर में है और ठंडा मौसम रहता है तो कस्टमर भी रुकता है। अभी तो आदमी रुक करके थोड़ा बातचीत भी करता है, दाम कम भी करता है। गर्मी में तो पूछा भागते रहा। यानी राहत मिली आपको? राहत पूरा मिला है, बिक्री भी है और मौसम भी चेंज है। मीनापुर से आते हैं। गर्मी के राहत बहुत हुआ है, जैसे कि इतना गर्मी था, लग रहा था कि गाड़ी पर से उतरते तो फिट आ गया। बहुत काफी इतना गर्मी था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। लग रहा था कि जैसा कहाँ गिर जाएंगे, नहीं गिर जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं था। लेकिन बारिश तो हुआ है, अचानक आया है, फिर भी है। अभी गर्मी थोड़ा मोड़ा है, तो बारिश ऐसे होते रहेगा तो राहत रहेगा। दूर से उतना दूर से आते थे क्या यहाँ पर? मतलब मुजफ्फरपुर में क्या दूध सप्लाई करते हैं, दूध के बिजनेस है। दूध का बिजनेस है, सप्लाई करते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं राहत मिला है, बहुत ज्यादा राहत मिला है। अब ठंडा हो गया मौसम, जो है ड्यूटी करने के लिए मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अब ठंडा मौसम बन गया। ऐसे पहले जो है पूरा से जला दिया, पूरा एकदम पूरा काला चेहरा कर दिया। अब फसल में भी अब जो है अच्छा देखने को मिला फसल। हाँ, अब तो हरियाली ही हरियाली है। आज भी मौसम सुहावना था मुझे तो। अभी जो मौसम है आज भी, ड्यूटी करने में भी सही लगता है, एकदम बढ़िया लग रहा है। अब ड्यूटी करने में एकदम खा रही है कि दिन भर रोड पर कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैफिक की भी समस्या कम होती है। ट्रैफिक की कोई समस्या, क्या समस्या? कुछ समस्या नहीं है। यहाँ तो ड्यूटी करना ही है, समस्या के इसमें कोई अति आता है। धूप जो लगता था, जो लोग भीड़ में रहते थे, अब धूप इनका कम हो गया। हाँ, बहुत कम हुआ। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के जरिए IRCTC लोगों को भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग में से 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने जा रही है। यह यात्रा 31 मई से 13 दिनों का यात्रा तय करेगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालु महाकालेश्वर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, सोमनाथ, साई बाबा, घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। सोमवार को मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में IRCTC के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। IRCTC जो भारत गौरव ट्रेन चलाती है वो काफ़ी पॉपुलर भी बिहार में। पुनः इस कड़ी में IRCTC धनबाद से एक ट्रेन चलाने जा रही है। गर्मियों को छुट्टी को ध्यान में रखते हुए 31 मई को धनबाद से पटना होते हुए शिरडी 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा की ट्रेन चलाने जा रही है। जैसा कि मैं बता देना चाहूँगा कि भारत गौरव ट्रेन जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और IRCTC के कोऑर्डिनेशन से चलता है और 33% रियायत है।
तो इसको देखते हैं, ये काफ़ी पॉपुलर है और बिहार में काफ़ी पहले ये चलाई जा चुकी है। तो पुनः ये ट्रेन धनबाद से कोडरमा, गया, पटना, आरा, बक्सर, डीडीयू होते हुए आपको 7 ज्योतिर्लिंग में महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, साईं बाबा, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराते हुए 12 जून को वापस से लौट कर आएंगे। इस ट्रेन में 2 श्रेणी है, एक बजट है और एक कंफर्ट है। बजट श्रेणी में आपको 23,575 रुपये का किराया है और कंफर्ट श्रेणी में 39,990 रुपये का किराया है। श्रेणी के अनुसार इन लोगों को बस की सुविधा रहेगी, एसी वाले को एसी बस और नॉन एसी वाले को नॉन एसी बस। उसके बाद आपको होटल की व्यवस्था रहेगी एसी और नॉन एसी के हिसाब से। फिर आपको ट्रेन में एस्कॉर्ट की व्यवस्था रहेगी, सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था रहेगी, खाने पीने की व्यवस्था रहेगी। खाने पीने में बता देना चाहता हूँ कि इसमें एक पेंट्री है जो स्टेट ऑफ आर्ट से है बना हुआ है और काफ़ी डेवलप पेंट्री है। इसमें 1000 लोगों का कैपेसिटी का खाना गर्मा गर्म परोसा जा सकता है और बनाया जा सकता है इसमें, ठीक है ना। तो फिर कोच में सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी, टूर एस्कॉर्ट रहते हैं। 40-50 लोगों पे एक बस रहता है जिसमें कि सिक्योरिटी आपको टूर एस्कॉर्ट रहता है। तो कंप्लीट एक कम्प्रीहेंसिव पैकेज है। घूमने फिरने के लिए लोगों को गर्मी का छुट्टी भी है, अभी इसका भी एक टारगेट करके रखा गया था। बुकिंग के लिए आपको इसका पैकेज कोड EZBG23 irctctourism.com वेबसाइट पर जाके इसका बुकिंग करा सकते हैं। साथ ही मुजफ्फरपुर वासियों को अगर कोई एक हेल्पलाइन नंबर है 8595937732 8595937732 पे कॉल करके बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा 10 या 10 से ज़्यादा व्यक्ति एक साथ बुकिंग कराएंगे तो 750 रुपये प्रति व्यक्ति की छूट दी जाएगी। ये कहाँ दर्शन करवा रहे हैं? दर्शन जो है इसका महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, फिर से नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और कृष्णेश्वर, ये 7 ज्योतिर्लिंग हो गया। एक द्वारकाधीश मंदिर 8, शिरडी का साईं बाबा और शनि सिंगनापुर मंदिर, यानी 10 तीर्थस्थलों की यात्रा कराएगी। 16 से 20 मई 2025 तक नेपाल में आयोजित 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2025 में भारतीय खिलाड़ी अंकित सिन्हा ने सब जूनियर कांता इवेंट के सेमीफाइनल में भूटान के खिलाड़ी को हराकर रजत पदक पर कब्जा जमाया। व आकाश राजा ने कैंडेट कांता इवेंट में नेपाल के खिलाड़ी व क्वार्टर फाइनल में हराकर कांस्य पदक जीता। वहीं नितिन कुमार ने कुमिते फाइट यूथ 68 किलोग्राम भार में बांग्लादेशी खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया। भारतीय टीम की मैनेजर शेनशाई शिल्पी सोनम ने बताया कि भारतीय अपने उम्दा प्रदर्शन के दम पर इस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 3 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इस जीत में भारतीय टीम के मुख्य कोच शिहान राहुल श्रीवास्तव को बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। कहीं न कहीं उनका अनुभव व तकनीक का कमाल है कि खिलाड़ियों को रिंग में बहुत मददगार साबित होता है। इसके साथ ही भारतीय टीम के मुख्य कोच शिहान राहुल श्रीवास्तव को नेपाल कराटे फेडरेशन के अध्यक्ष गजेंद्र बहादुर खपांगी के द्वारा अवार्ड ऑफ ऑनर के साथ शॉल उठाकर सम्मानित किया गया। विजेता सभी खिलाड़ियों को राज वर्ल्ड के कोच शेशाई सूरज पंडित, उपासना आनंद, नितेश कुमार समेत सभी पदाधिकारियों द्वारा बधाई एवं शुभकामनाएं दिए गए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में 16 से 20 मई तक चल रहे 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने 3 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस खिलाड़ियों को जो पदक जो जीते हैं उसमें ताता इवेंट में सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं अंकित सिन्हा व ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं आकाश राजा। इसके साथ ही कुमिते बॉयज यूथ में -68 kg में नितिन कुमार, इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। सभी खिलाड़ी काफ़ी उत्साहित थे क्योंकि भारत से कुल 6 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लिए थे, जिसमें कि 3 लोगों ने मेडल को पक्का किया है। इसके साथ ही हमें भी यहाँ के जो ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हैं गजेंद्र बहादुर जी, उनके द्वारा शॉल ओढ़ाकर वो अवार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया है। और सभी खिलाड़ियों के लिए अपने भारत से काफ़ी लोगों का जो है बधाई और शुभकामनाएँ भी आ रही हैं। इस टीम को जो है बहुत बेहतरीन तरीके से हर किसी ने निभाया अपनी भूमिका। कैप्टन के तौर पे नितिन कुमार ने और टीम मैनेजर के तौर पे शेनशाई शिल्पी सोनम जी ने, और सभी खिलाड़ी काफ़ी उत्साहित है। और हम लोग अब यहाँ से जो भी बच्चे जो खेल के जीत के गए हैं उन सभी का जो है वहाँ पे वेलकम का भी व्यवस्था की जा रही है मुजफ्फरपुर में। जैसा कि जब स्वाद की बात हो तो राधे राधे सिर्फ एक नाम नहीं, एक भावना है। 55 वर्षों पहले दरभंगा के एक छोटे से राजस्थान होटल से शुरू हुई
यह मिठास की यात्रा उत्तर बिहार के दिल मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा क्लब रोड तक पहुंच चुकी है। रविवार को राधे राधे के 5वें आउटलेट का भव्य उद्घाटन सम्मानित अतिथियों और सैकड़ों शहरवासियों की उपस्थिति में हुआ, जिसमें परंपरा, सम्मान, स्वाद और संस्कृति का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। स्वर्गीय श्याम सुंदर शर्मा द्वारा रखी गई इस नींव को उनके 4 पुत्र अनूप, अरुण, अनिल और सुनील शर्मा और अब अगली पीढ़ी के युवाओं ने अपने प्रेम और समर्पण से सींचा है। इस परिवार ने स्वाद की इस परंपरा को केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि सेवा और संस्कार का माध्यम माना है। हर मिठाई, हर व्यंजन में परिवार की परंपरा, अनुभव और प्रेम की मिठास झलकती है। इस नए आउटलेट का उद्घाटन समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम भीमसेरिया और वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष श्याम सुंदर भरतिया ने संयुक्त रूप से बटन दबाकर किया। जैसे ही कर्टन ड्रॉप हुआ, राधे राधे की नई पहचान ने शहरवासियों का दिल जीत लिया। इस मौके पर राधे राधे के सबसे पुराने कर्मचारियों को विशेष सम्मान देते हुए मंत्री मदन सहनी ने उन्हें शॉल उठाकर मंच पर आमंत्रित किया। संचालक अरुण शर्मा की आंख नम हो गई, यह कहकर सबका दिल छू लिया। उन्होंने कहा, हमारे कर्मचारियों ने जो मेहनत की है, वही आज हमारे इस सफर की असली ताकत है। हर नया आउटलेट हमारे परिवार का विस्तार है और इसकी मेहनत, उसमें आत्मा। मुजफ्फरपुर के इस नए आउटलेट में शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ साथ विशेष मिठाइयाँ, केक, बेवरेज, मॉकटेल, चाट, स्नैक्स, शेक और आइसक्रीम का पूरा संसार सजाया गया है। यह केवल एक मिठाई की दुकान नहीं, बल्कि फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट का अनुभव है, जहां हर टेबल पर स्वाद के साथ अपनापन परोसा जाएगा। राधे राधे केवल मिठाई तक सीमित नहीं, इसके संचालनकर्ता राजस्थान इवेंट्स एंड कैटर्स शादी समारोह, कॉर्पोरेट इवेंट और सांस्कृतिक आयोजनों में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उद्घाटन अवसर पर यूक्रेन से आए कलाकारों ने भाव विभोर कर देने वाली संगीत संध्या प्रस्तुत की। देखिए, सबसे पहले तो हम अपने बारे में जानकारी दे देते हैं कि हम लोग 55 साल पहले राजस्थान होटल के नाम से दरभंगा में एक आउटलेट हमारे पिताजी ने शुरू की थी और आज वो राजस्थान होटल 55 साल के बाद में राजस्थान राधे राधे के नाम से जाना जाता है। इसलिए राजस्थान नाम अभी भी है उसमें कि राजस्थान रेस्टोरेंट के नाम से ही हमको पहचान है, राजस्थान होटल के नाम से। और दरभंगा में प्योर वेजिटेरियन होटल रेस्टोरेंट पहले भी हमारी थी, आज भी हमारी है और इस क्रम को हम दरभंगा से मुजफ्फरपुर लेके आए हैं, जिसमें फुल डाइनिंग रेस्टोरेंट है। ऊपर में 200 सीटिंग की 200 पर्सन्स की कैपेसिटी है उसमें और फुल प्योर वेज रेस्टोरेंट है और मिठाई की सारी रेंज है, पेस्ट्री मतलब कि बेकरी का पूरा रेंज है और नमकीन का पूरा रेंज है। हम लोग जो मुजफ्फरपुर आके और राधे राधे के नाम से, चूँकि बहुत लोगों को बेसब्री भी थी कि भाई मुजफ्फरपुर में राधे राधे खुले, क्योंकि दरभंगा मुजफ्फरपुर की दूरी मात्र 60 किलोमीटर है और सब लोग दरभंगा वाले मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर वाले दरभंगा। और एक हैं मुजफ्फरपुर में ये मिठनपुरा चौक से या ग्रैंड मॉल के जस्ट अपोजिट साइड यो चाइना के बगल में राजस्थान राधे राधे आउटलेट। और यहाँ हमारा प्रोग्राम है जो आगे बढ़ने का, जैसे हाँ अभी दरभंगे में हम बस हैं 4 कोने पे हैं और शहर के चारों कोनों को हमने कवर किया है राजस्थान राधे राधे। और मब्बी पे हमारी सबसे बड़ी आउटलेट है, मब्बी एनएच पे हमारी सबसे बड़ी आउटलेट है। हाँ, और ये दरभंगा से आके मुजफ्फरपुर में 5वां आउटलेट हमने ओपन किया है और मुजफ्फरपुर में भी हम 4 आउटलेट अभी जो है 1 साल के अंदर में
चालू करने का प्रोग्राम है हमारा। प्रवासियों से क्या कुछ अपील रहेगा ओपनिंग के मौके पर? मुजफ्फरपुर वासी आएँ और हमारे आउटलेट पे विजिट करें और हमको अपनी ओपिनियन दें कि हमारे में कहाँ कमी है और क्या हम और अच्छा कर सकते हैं। यही हम मुजफ्फरपुर वासियों को बोलेंगे। आज हम लोग मुजफ्फरपुर शहर के मिठनपुरा में राधे राधे रेस्टोरेंट का भी हम लोगों ने शुभारंभ किया है और अरुण शर्मा जी और उनके पूरे परिवार के सदस्यों के साथ और यहाँ के बहुत सारे गणमान्य लोगों की उपस्थिति में आज इसका शुभारंभ हुआ है। और यह प्रतिष्ठान राधे राधे जो मुजफ्फरपुर का है और इसके अलावा हम लोग दरभंगा ज़िला में इनका 4 प्रतिष्ठान पहले से भी संचालित है। पहला प्रतिष्ठान इनका राजस्थान होटल के नाम से था, उसके बाद 3 और राधे राधे के नाम से है और दरभंगा शहर में इनका प्रतिष्ठान लगभग 55 साल से संचालित है। तो आप समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में इनका पुराना अनुभव भी रहा है और जो इनके साथ कार्यरत लोग थे वो भी आज तक लगातार जुड़े हुए हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है। और इस क्षेत्र में जो खाने का शौकीन है, व्यंजन के शौकीन है, उनके लिए ये खास स्थान मुजफ्फरपुर में हो सकता है। और यहाँ के जितने हमारे शहर के वासी हैं या शहर के अलावा भी बहुत सारे लोग जो शहर में आएंगे वो इस प्रतिष्ठान में आएंगे और यहाँ का जो विभिन्न तरह का व्यंजन है उसका मज़ा ले सकते हैं। और हम लोग तो यही कह सकते हैं मुजफ्फरपुर शहर के लोगों के लिए कि इनका पुराना अनुभव है और बेहतर ढंग से हम लोग जानते हैं, हम लोग से पुराना रिश्ता भी है। तो हम लोग इस शहर में आए हैं आज इसका उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए और यहाँ के लोगों से विशेष रूप से हम लोग कहेंगे कि ज़रूर यहाँ आकर के एक बार इनको अवसर दें। और चूँकि इनका पुराना अनुभव है, इनके साथ काम करने वाले जितने भी लोग हैं उन पुराने कारीगर हैं, तो अच्छा अनुभव है और अच्छा व्यंजन विभिन्न तरह का स्वाद का मज़ा ले सकते हैं और अच्छे इनका व्यवहार कुशल भी है। इसलिए 55 साल से इस क्षेत्र में टिके हुए भी हम लोग का शुभकामना है कि अच्छा प्रतिष्ठान इनका यहाँ स्थापित हो, यहाँ आकर के लोगों को खाना खा कर के अच्छा लगे, सेहत के लिए भी अच्छा हो और स्वाद के लिए भी अच्छा हो। राधे राधे एक बड़ा नाम हो चुका है दरभंगा में। अब हम लोग का शुभकामना है, भगवान से प्रार्थना है कि मुजफ्फरपुर के भी जो निवासी हैं उनको भी इनके दुकान में आकर, इनके प्रतिष्ठान में आके, इनके रेस्टोरेंट में आकर के विभिन्न तरह का जो व्यंजन है उनका खाना खा करके और इनको बहुत बधाई भी दे, शुभकामना भी दे और ये और फले फूले, यही हम लोग कामना करते हैं। देखिए ये पीरियड था करीब करीब 1974-75 का। उस समय से हम लोग राजस्थान दरभंगे में उसके कस्टमर हैं। इसकी मिठाइयाँ, स्नैक्स, सारी चीज़ें एक नंबर। एंड इतना ही नहीं है, वी आर लॉयल टू द राधे राधे। हम लोग बहुत लॉयल्टी के साथ में राधे राधे के साथ में, राजस्थान के साथ में जुड़े रहे। हमने सारा अपग्रेडेशन देखा है शुरू से लेकर के आखिरी तक का। कहाँ से राधे राधे स्टार्ट हुआ। राधे राधे की सबसे खास बड़ी बात यह रही, इसके प्रोडक्ट में इन लोगों ने क्वालिटी में कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। इनके प्रोडक्ट हमेशा टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट एंड ब्रांडेड टाइप के जितने भी इसके कंटेंट थे, कंस्टिट्यूएंट सारे ब्रांडेड इन लोगों ने यूज किए, जिसके कारण कभी भी पूरे शहर में, मिथिलांचल में राधे राधे के प्रोडक्ट में कभी कोई शिकायत नहीं आई। मुझे लग रहा है कि 50 किलोमीटर की जो 0 माइल से लेकर के नेपाल बॉर्डर तक के लोग जो है वो वहां से राधे राधे में शॉपिंग करने के लिए आते रहे। मैं करीब करीब 74-75 से मैं राधे राधे में जाता हूं। मैं लंच के लिए या डिनर के लिए हो या स्नैक्स के लिए या मैंने चाट वगैरह खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए। एंड वी आर गेटिंग द कस्टमर फ्रेंडली प्रोडक्ट। कस्टमर को, कंज्यूमर को जो चाहिए प्रोडक्ट, वो सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। हम लोग इसके उज्जवल भविष्य को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। ये ब्रांड काफी बड़ा है और काफी आगे बढ़ने वाला ब्रांड है। वी विश फॉर ऑल द सक्सेस ऑफ राधे राधे। अनुभव के बारे में बताइए, राधे राधे के साथ इतने साल से कितने साल का क्या अनुभव? मैं सर 38 ईयर्स से राधे राधे में
हूँ और आगे और 5वां आउटलेट है और आगे ईश्वर का कृपा हो तो और आगे ऑनर बढ़े। हम लोग को बड़ी उपलब्धि है कि हम लोग मेहनत कर करके ऑनर भी मेहनत किए तब आगे इतना डेवलप किए और ऑनेस्टी भी बहुत बड़ी चीज़ है ऑनर के साथ और ऑनर भी ऑनेस्टी के रूप में स्टाफ को संभाले समझे। तो हम लोग भी इतना समय बिताने का मतलब वही हुआ, कभी भी ऑनर से 19-20 भी हुआ तो होते ही रहा और सही रूप में हम लोग उस चीज को संभालते गए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.